नमस्कार साथियों, 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज अपन रीट लेवल 2 साइंस और मैथ्स जो पेपर दे चुके हैं, लेवल 2 का जो पेपर दे चुके हैं उसकी आंसर की देखने जा रहे हैं। और प्रश्न पत्र आपके बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत ही शानदार पेपर आया था इस बार और गणित तो लाजवाब आई थी और बहुत अच्छे से आप सभी ने पेपर अटेंड किया और सभी के चेहरे भी खिले हुए हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है, अपन अनुमान ही लगा सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं बता सकते। और मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि जिन विद्यार्थियों के ये लेवल 2 साइंस मैथ्स के अंदर जो 115 प्लस आ रहे हैं उनके बहुत ही अच्छे नंबर हैं। अब कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग रह सकती है, अपन अनुमान ही लगा सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 115 प्लस है वो अपने को सेफ मान सकते हैं। 115 से 125 के बीच में कट ऑफ रह सकती है और यही अनुमान रहेगा। पेपर देखिए, पेपर कितना भी आसान क्यों न हो, लेकिन आप देखिए जब पेपर देकर बाहर निकले थे उस समय कई विद्यार्थी इतना कह रहे थे कि 150 में से 140 सही, 145 सही, 142 सही। लेकिन धीरे 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 एक दिन बीता, 1.5 दिन बीता और आते आते उन्होंने जैसे ही आंसर की से चेक करना शुरू किया और धीरे धीरे गलत प्रश्न सामने आने लगे। उनको पता लग गया कि ये प्रश्न आता हुआ गलत कर दिया, ये आता हुआ गलत कर दिया। ऐसा केवल आपके साथ नहीं, हर एक विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है। और जिसने टेस्ट की प्रैक्टिस, टेस्ट देने की रेगुलर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी थी, टेस्ट देने की जिसके प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, उनके तो कई प्रश्न ऐसे गलत हुए जो आते हुए भी गलत हो गए, जो सीधे बहुत सिंपल प्रश्न थे। तो ऐसी सिली मिस्टेक सबके साथ हुई है। तो आप कितना भी पेपर सिंपल बना दो तो आप यही मान के चलो कि पिछले बार से थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, लेकिन आप ये मान के चलो 115 से 125 के मध्य ही कट ऑफ रहने वाली है। और अब आप यहां से आंसर की चेक कर लीजिए साइंस और मैथ्स की। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और आपने सुपर फास्ट क्लास और मैराथन क्लास देखी होगी, तो मैं आपको पहले ही इतना बता दूं, प्रश्न आने पर भी मैं आपको बता दूंगा कि यह प्रश्न वहां से पूछा गया था। लेवल फर्स्ट की आंसर की आपने चेक करी और आपने हूबहू प्रश्न भी देखे, बिना ऑप्शन चेंज भी देखे। मैं अभी भी कह रहा हूं 22 ई लर्निंग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसके YouTube चैनल पर वीडियो डाला हुआ है। मैंने साइंस मैथ्स का केवल एक ही टेस्ट लिया था, फुल सिलेबस का केवल मात्र एक टेस्ट, और उसके अंदर शिक्षण विधियों के तो मात्र 10 सवाल डाले थे और उसके अंदर हूबहू बिना ऑप्शन चेंज। अभी मैं आपको लेवल फर्स्ट में तो बता दिए, लेवल 2 के अंदर अभी मैं बताने वाला हूं कि कौन सा सवाल उसके अंदर पड़ा है और यहां पर वापस पूछा गया। आप खुद वहां जाकर प्रूव कर सकते हो, देख सकते हो। वो क्लासें मैंने टेस्ट से आपके एग्जाम से पहले ली थी और बाद में मैं आपको आंसर की चेक करवा रहा हूं थे। और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न था, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। तो MDH मसाले से प्रश्न आ गया सीधा, टाइम एंड वर्क का सवाल आया। देखिए 20 स्वयंसेवक कितने टाइम में, 20 स्वयंसेवक 8 दिन में। वही का वही काम है, गांव वही का वही है, स्वच्छ करना है। कितने आदमी, X आदमी, कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में कर देंगे। तो 5 का भाग इसमें गया 4 बार। X की वैल्यू कितनी आ गई, 8 चौक 32, तो 32 स्वयंसेवक, 32 स्वयंसेवक। X की वैल्यू कितनी आ गई, 32 स्वयंसेवक इसमें चाहिए थे। कौन सा बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है, यदि कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर ये देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 6 घंटे में 60 गुणा 6 360 किलोमीटर जाएगी, 360 किलोमीटर जाएगी, वो दूरी है कुल। और वो कह रहा लौटते समय वही 360 किलोमीटर दूरी होगी लौटते समय। तो औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4.5 घंटे समय लगे, इसका मतलब समय है 4.5 घंटे, दूरी है, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। मैंने आपको पढ़ाया उस समय बताया था दूरी बड़ी बदमाश है, दूरी कहां बैठेगी, हमेशा ऊपर बैठेगी। और समय का भाग दे दो 4.5 घंटे, 4.5 का भाग दे दो,
या 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2। 4.5 को ऐसा लिख सकते हो 4 दूनी 8 और 1 9/2। तो 9/2 लिखोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, 9 चौक 36, ये 40 गुणा 2 कितने हो गए 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको कह रहा है गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% बढ़ोतरी हुई। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष पहले कितनी थी 50,000 थी, फिर पहले वर्ष 5% बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब 100% थी, बढ़ के कितनी हो गई 105% हो गई। फिर आपको कहा कि दूसरे वर्ष महामारी के कारण जनसंख्या 10% कम हो गई, इसका मतलब ये पूरा का पूरा अगर 100% है तो घट के कितनी हो गई 90% हो गई। उसके बाद आपको तीसरी बात कहा कि तीसरे वर्ष बढ़ोतरी हुई, कितनी हुई 4%, इसका मतलब ये पूरी की पूरी अगर मैं 100% मानूं तो तीसरे साल ये बढ़ के कितनी हो गई 104%। और ये 3 वर्ष पहले थी 50,000, 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी, और वर्तमान जनसंख्या आपको पूछी है। यहां से आप देखोगे तो 5 से ये कटा, ये 5 से 20 बार, ये 21 बार, और ये 0 से 0 कट गया, और यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा 4 से कटा 26 बार, और ये 4 से कटा 25 बार। और यहां पर देखिए ये 1 0 से 1 0 कट गया, अगेन 1 0 से 1 0 कट गया, और 25 दूनी 50, 50 का भाग इसमें कितनी बार गया 10 बार। यहां देखोगे तो ये आपके हो जाएगा 10 गुणा 9, 10 गुणा 9, और गुणे में हो जाएगा 21 गुणा 26, 21 छके 126, आंसर लगी 12, 21 दूनी 42, और 12 कितने हो गए 42, और 12 हो गए 54। और इसका जब आप गुणा करोगे तो 9 गुणा 6 54, आंसर लगी 5, 9 चौक 36 और 5 41, आंसर लगी 4, 45 और 4 कितने हो गए 49, और इसमें किसका गुणा कर दोगे 10 का गुणा कर दोगे 49 140, कौन सा हो जाएगा सी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यह डायग्राम था आपके सामने, और इस डायग्राम के अंदर आपको कहा P और Q दोनों पैरेलल है, ये P और ये Q पैरेलल है, दोनों समांतर है। आपको मैं इतना ही बता दे दूं कि ये 2 समांतर रेखा है, और गणित के मैराथन क्लास और सुपर फास्ट क्लास देख लीजिए, उसके अंदर बहुत अच्छे से इस प्रकार के खूब सवाल करवाए, और कुछ कह भी रहे थे ऐसे सवाल आप लगातार ज्योमेट्री के क्यों करवा रहे हो। मैंने एक बार नहीं, उन क्लासों के अंदर 50 बार ये लाइन बोली है, जब 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ बनने वाले दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और जब 2 रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये आपका कितना है, ये 95 है, तो इसके सामने वाला ये भी 95 होगा शीर्षाभिमुख कोण, और ये अगर 30 है तो इसके सामने वाला ये देखिए, ये अगर 30 है, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये अगर 30 है तो इधर वाला ये भी 30 होगा, और ये x आपको पूछा गया। तो ये देखिए ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे और एक ही तरफ बनने वाले दोनों अंतःकोणों का योग कितना 180 डिग्री, तो इसको और इसको जोड़ दीजिए 180 डिग्री आना चाहिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा x + 30 + 95 बराबर 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस ये 30 और 95 कितने हो जाएंगे 125 डिग्री, और 125 डिग्री इसमें से घटाओगे 55 डिग्री। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए कितना आसान प्रश्न आपको पूछा गया, और इस टाइप के तो आपने खूब सवाल किए थे। अगला सवाल देखिए, आपको कह रहा है त्रिभुज दे रखे दो ABC और FDE। देखिए ABC और FDE, ABC FDE, वो कह रहा है कि ये दोनों सर्वांग सम है। देखिए इन दोनों के मध्य इस प्रकार का निशान है, ये सर्वांग सम को दर्शाता है। सर्वांग सम, और सर्वांग सम का मतलब होता है प्रत्येक भुजा दूसरी त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर
और प्रत्येक कोण भी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के हमेशा बराबर होंगे, इसलिए वो सर्वांग सम कहलाएंगे। आपको कहा गया ये दोनों सर्वांग सम है, मतलब ये भुजा जितनी होगी उतनी उतनी ये भुजा होगी। वो कह रहा है कि AB कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब FD कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। FD या DF बोल दो, FD या DF। अब DF बराबर 5 सेंटीमीटर, DF बराबर 5 सेंटीमीटर पहले और दूसरे ऑप्शन में, इसका मतलब तीसरे ऑप्शन में वो कह रहा है ये अपन फिक्स नहीं कह सकते, DF 5 सेंटीमीटर होगी, ये अपन फिक्स कह सकते हैं। उसके बाद आपको कहा गया कोण B 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है तो इसका संगत कोण ये होगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री होगा। और उसके बाद का A 80 है, A अगर 80 है तो इसका संगत कोण ये भी कितना होगा, ये भी 80 डिग्री होगा। और 80 और 40 120, पीछे ये कितना, ये 60 डिग्री। C अगर 60 है तो E भी कितना होगा 60। और ये कह रहा है F 60 होगा, F 60 होगा क्या, नहीं, तो A ऑप्शन भी गलत होगा। और ये कह रहा है कि E 60 डिग्री होगा, E बिल्कुल 60 डिग्री होगा। और यहां पर आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, B विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगला प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसका प्रमुख दोष क्या है। मैंने उस शिक्षण विधि के अंदर 10 में से 4 सवाल एजिटेड आप पेपर के अंदर देख सकते हो। ये 5वां सवाल है जो थोड़ा सा घुमाया गया, ये भी सवाल उसके अंदर डाला हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रिलेटेड, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा दिया। 4% तो बिना ऑप्शन चेंज वहां डाले हुए। ये 5वां सवाल है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अनुसार उसके अंदर डाला हुआ था। वस्तुनिष्ठ परीक्षण सबसे रिजल्ट का सबसे अच्छा स्रोत है। और इसने पूछ दिया इसका प्रमुख दोष क्या है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का, तो अभिव्यक्ति का अभाव है। वहां आप देखिए ऑप्शनल अगर प्रश्न आ जाते हैं तो आप अपनी अभिव्यक्ति वहां व्यक्त नहीं करते, नहीं कर पाते। और वस्तुनिष्ठ के अंदर तो जितने भी जो उसके अंदर विद्यार्थी बैठेंगे उन सभी के या तो सही या गलत यही बता सकते हो। अच्छा, उसके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी, वो डिस्क्रिमिनेट अगर पेपर हो जाए, अगर रिटर्न में हो जाए, लिखित पेपर हो जाए, तो उसके अंदर आप फिर भी कह सकते हो, अपनी अभिव्यक्ति वहां जाहिर कर सकते हो। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, वहां अभिव्यक्ति का अभाव होता है। आप खुद उसके बारे में और नहीं बता सकते, वहां या तो सबके सही होगा या सबके गलत होगा। तो वस्तुनिष्ठ का ये एक प्रमुख दोष है, अभिव्यक्ति का अभाव। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। अब देखिए मैंने वहां जो प्रश्न करवाया था वो था वस्तुनिष्ठ का, वो है वस्तुनिष्ठ अगर आंसर होता वो कब होता, जब आपको पूछता कि रिजल्ट के अंदर जो परिणाम आता उसके अंदर अगर आपको क्या चाहिए, शुद्धता चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तब आप क्या करते, तब आप वस्तुनिष्ठता करते। क्योंकि उसके अंदर तो आप एक बार नहीं, उस पेपर को 50 बार मिलाओगे तो भी आपका उत्तर वही का वही आएगा, तब उसके अंदर शुद्धता, एक्यूरेसी आएगी वस्तुनिष्ठता के अंदर। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता। अच्छा, अगर परीक्षा में आपको शुद्धता लानी है तो आपको क्या चाहिए, वैलिडिटी चाहिए, वैधता होनी चाहिए उसकी परीक्षा की, तभी परीक्षा के अंदर शुद्धता आ सकती है। तो यहां वैधता ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य। अब गणित में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाई जाए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे बार बार प्रैक्टिस हम क्यों करवाते हैं, हम क्यों कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करिए, इन प्रश्नों को सोल्व करिए, गणना संबंधी आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। आपके सामने जब प्रश्न आए तो आप उसको कैलकुलेट बहुत अच्छे तरीके से कर लो। इस कारण यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गणना संबंधी कौशल को बढ़ाने के लिए हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि एग्जाम के अंदर कम टाइम के अंदर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए और कम समय के अंदर आप उसको अच्छा नए सूत्र को समझना, नया सूत्र कहां, प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, जितना पढ़ लिया उसको बार बार अभ्यास कर रहे हैं ताकि जो कैलकुलेशन है, गणना संबंधी कौशल है, उसको अपन बढ़ाया जा सके। इसलिए अपन बार बार अभ्यास करते हैं गणित के अंदर, और यहां पर बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आगमन विधि उपयुक्त है। देखिए आगमन विधि जो है वो सूत्र स्थापित करने के लिए होती है, और यहां पर कौन सा हो जाएगा, सूत्र स्थापन के लिए। वहां पर मैंने आगमन के लिए एक प्रश्न करवाया है, आप संपूर्ण पाठ्यक्रम जो मैराथन क्लास है उसके अंदर जाके देख सकते हो, लेकिन मैं इस सवाल को उसमें काउंट नहीं कर रहा।
वहां मैंने आगमन के बारे में बताया था, सूत्र स्थापन वाला नहीं। अभी और आएगा आगमन के ऊपर एक सवाल पूछा गया, वो आगे अपन चर्चा करेंगे। यहां पर आपको पूछा गया गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। और गणित की जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसके अंदर पाठ्य वस्तु, बिल्कुल पाठ्य वस्तु भी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है पाठ्य पुस्तक की। और पुस्तक की आकृति, हां पुस्तक की आकृति बहुत छोटी हो, भाषा शैली, गणित की भाषा शैली आप किस प्रकार से उसके अंदर उसको उस किस व्यवहार में लिख रहे हो, किस शैली में लिख रहे हो, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो गणित की जो पाठ्य पुस्तकें होती है उनकी महत्वपूर्ण विशेषता ये सारे ऑप्शन होते हैं। पाठ्य वस्तु भी, उसका मैटर जो है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पुस्तक की आकृति पर भी डिपेंड करती है। ज्यादा बड़ी बुक तो लोग पहले से देख के डर जाते हैं। तो ये सब कुछ उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अच्छा, आगे है एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Al2SO फॉर ऑल थ्राइज। Al2SO फॉर ऑल थ्राइज, ये तो सबका सही हुआ होगा। कितना सबसे आसान फॉर्मूला था ना, वो जाके पूछ लिया। अच्छा, आगे है निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक गैलियम का है। किसका है, गैलियम। देखिए साइंस के अंदर भी इतने सिंपल प्रश्न पूछ लिए। अगला प्रश्न, क्षारीय माध्यम में फिनोल्फथलीन सूचक का रंग होता है। तो मैं आपको बता दूं, जिस किसी विद्यार्थी ने केमिस्ट्री की लैब के अंदर कोई गया है, केमिस्ट्री लैब यानी 11वीं कक्षा के अंदर आया है तो केमिस्ट्री लैब में गया ही होगा। तो वहां जाके मेरा बता दूं, मैं जिस दिन 11वीं क्लास के अंदर केमिस्ट्री लैब के अंदर गया तो वहां फिनोल्फथलीन सूचकांक रखा हुआ था। और हमारे एक सर थे जसराम जी जानी, मैं आज भी उनको याद करता हूं। जैसे ही ये मैंने प्रश्न पढ़ा तो जसराम जी जानी सर मुझे याद आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस सूचकांक के उस विलयन के अंदर केवल 2 बूंद डालना, और 2 बूंद डाली तो थोड़ा ज्यादा गहरा गुलाबी रंग नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, वो पूरा का पूरा सूचकांक उसमें डाल दिया, और जसराम जी ऊपर आ गए कि ये क्या कर रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा गहरा गुलाबी कर रहा हूं। तो मुझे अभी भी वो चीज याद है कि फिनोल्फथलीन सूचक का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। यहां पर बी ऑप्शन। देखिए जसराम जी जानी अभी गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन वो प्रैक्टिकल के लिए, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए बाड़मेर के अंदर बहुत ही फेमस है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरोक्लोरीन अम्ल का बहुलक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डेक्रोन। कौन सा हो जाएगा, डेक्रोन हो जाएगा। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र। देखिए मैराथन क्लास जाकर वापस देखिए, वहां एजिटेड लिखा हुआ पड़ा है, उसमें से वहां प्रश्न मैंने यह दिया था कि आगमन विधि का कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है, और यहां पर पूछा कौन सा है, वही का वही। देखिए मैंने वहां आगमन के अंदर आपको कहा था आगमन, आगमन मतलब आ मतलब आता है, क्या आता है, नियम आता है। क्या आता है, नियम आता है। देखिए वापस देखिए, आगमन, आगमन मतलब आ मतलब आता है, क्या आता है, नियम आता है। कहां से आता है, उदाहरण से आता है। मैंने इसी प्रकार उसको समझाया था। उदाहरण, उदाहरण कैसा होता है, उदाहरण विशिष्ट होता है। कैसा होता है, विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और उदाहरण स्थूल भी होता है। कैसा होता है, स्थूल भी होता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये आगमन विधि है। क्या है, आगमन विधि, आगमन विधि। अब देखिए आगमन विधि के मुख्य 3 विशेषताएं ये रही, उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म। और यहां पर आप देखोगे तो सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य आगमन, तो सामान्य से विशिष्ट निगमन हो जाएगी। ये ऑप्शन गलत। नियम से उदाहरण, देखिए उदाहरण से नियम आगमन है तो नियम से उदाहरण निगमन हो जाएगी। सी ऑप्शन भी गलत। बी ऑप्शन सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म ये आगमन था, या सूक्ष्म से स्थूल है, इसका मतलब ये निगमन। ये 3 गलत। अब यहां पर आप 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए, तो यहां पर सही ऑप्शन कौन सा लगाओगे, एक ही तो ऑप्शन बचा। अब यहां से आप बता सकते हो, क्योंकि उदाहरण जो होता है वो तो ज्ञात होता है, और नियम जो होता है वो क्या होता है, अज्ञात होता है। तो आप कह सकते हो ज्ञात से
अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहां डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आगमन विधि की ये तीनों विशेषता मुख्य विशेषता है। ये मैंने बहुत अच्छे से मैराथन क्लास के अंदर सॉल्व कराई हुई पड़ी, इसी फॉर्म में लिखवाई भी थी, वहां पर वापस जाके चेक कर सकते हो। वही का वही सवाल यहां पर पूछ लिया गया। आगे अगले सवाल पर चलते हैं। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से? भाई साहब यहां पर तो किसी को भी पूछो तो वो भी आपको बता देगा क्या, घोड़ा जीरो। यहां पर बाड़मेर और जालोर के अंदर तो बहुत फेमस है। तो जालोर आपको देखते यहां पर आपको और कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं थी। जैसे आप ऋषभ भी कहते हो, यहां पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में यहां मतलब हर व्यक्ति से आप पूछ लो कि बाड़मेर में जीरा जो उगाया जाता है वो अधिक उगाया जाता है, और बाड़मेर की तुलना में जालोर में इससे भी अधिक है। और जैसे आप घोड़ा जीरो कहते हो, तो ये जीरा के अंदर सब कुछ आ गया, हर प्रकार का जीरा आ गया। और इसके अंदर प्रमुख उत्पादक जिले जो है वो जालोर, जोधपुर, बाड़मेर है। जालोर तो आप सभी ने सुना ही होगा, जालोर के अंदर अत्यधिक मात्रा में जीरा पाया जाता है, उसका उत्पादक जिला है जालोर। और बाड़मेर में भी, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा गोल्जी काय। कौन सा हो जाएगा? गोल्जी काय। अगले सवाल पे चलते हैं। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित च वर्णक दांतों की संख्या कितनी? च वर्णक दांतों की संख्या। देखिए आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा था क्या? 21, 23। साइंस में अगर आपने पढ़ा है तो आपने वयस्क मनुष्य के लिए च वर्णक दांतों की संख्या के लिए क्या पढ़ा था? 21, 23। और ये 21, 23 ऊपरी जबड़े पर, यहां पर भी 21, 23, यहां पर भी 21, 23 और निचले जबड़े पर भी 21, 23 और 21, 23। इस प्रकार होता है दांतों की संरचना। तो ये ऊपरी जबड़े पर 3 इधर और 3 इधर, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो ये यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जबकि आप जब शिशु के अंदर आप देखोगे तो शिशु के अंदर ये जो सूत्र होता है ये होता है 20, 21। क्या होता है? 20, 21। जबकि वयस्क मनुष्य का पूछे तो 21, 23। ये 21, 23 एक तरफ की दांत की संरचना होती है, 21, 23 दूसरे की तरफ। उसी प्रकार नीचे भी 21, 23 और इधर भी 21, 23। ये इसका फॉर्मूला है। और च वर्णक दांतों की संख्या ये 3, इधर भी ऊपरी जबड़े में 3 और इस साइड भी 3। 3 और 3 कितनी हो गई? 6 हो जाएगी। यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? देखिए विज्ञान का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट किससे आता है? वैज्ञानिक नियम से आता है। एप्टीट्यूड तो होगा नहीं, परिकल्पना भी नहीं होगा और प्रयोग करना भी नहीं होगा। तो देखिए जो प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा? साइंटिफिक नियम के अंदर आ जाएगा, वैज्ञानिक नियम। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण के अंदर किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए? तो देखिए निदान के उपरांत यानी सबसे पहले तो निदानात्मक करनी चाहिए, कमियां कहां रह गई, कमियों के कारणों का पता लगाना चाहिए। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा हो जाएगा? बी, उपचारात्मक शिक्षण। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। मादा मानव में निषेचन स्थल है फैलोपियन ट्यूब। ये तो सभी के सही हुआ होगा, अंडवाहिनी। अगले सवाल पर चलते हैं। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है, तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन। कौन सा हो जाएगा? मुकुलन। अगले सवाल पर चलते हैं। तप्त स्थल शब्द दिया था, ये तो सीधा सीधा आपको सभी को याद था कि तप्त स्थल जो है वो शब्द किसने दिया था? नॉर्मन मेहरस ने दिया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भस्मीकरण। कौन सा हो जाएगा? भस्मीकरण। निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन सलीम अली को कहते हैं? यह भी आप सभी के सही हुआ होगा। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया। फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है, और आप सभी को पता है फ्यूज तार धारा के जो धारा होती है उसके ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है फ्यूज तार।
अगला सवाल है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने 11.2 तो दे दिया, क्योंकि 11.2 तो सभी को याद है। उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया और किलोमीटर प्रति सेकंड दे दिया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखिए इसके अंदर तो मैंने आपको साइंस नहीं पढ़ाई, लेकिन आर्मी के विद्यार्थी जितने भी है बाड़मेर के अंदर, वो भली भांति जानते हैं कि उनके ये टेस्ट में भी लगातार सवाल दिया था और लगातार उनसे मैं ये कहता हुआ आया हूं क्या कि ये जो पलायन वेग है पृथ्वी के लिए, चंद्रमा के लिए और सूर्य के लिए, तीनों याद कर लीजिए। और वहां से एक प्रश्न आपके यहां पूछ लिया गया, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वैसे तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो आप सभी के ये जितनी भी साइंस पूछी गई है ये आराम से मैं आपको बता सकता हूं। और इसके आंसर देखिए, अगला सवाल आपको पूछा गया, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति। ये तो सभी को आसान लग रहा होगा, जिसके साइंस नहीं है ना उसने भी सही किया होगा स्कैनर से। कहां से? स्कैनर से। एसबी किस तत्व का प्रतीक है? एंटीमनी, एसबी एंटीमनी। और ये सारे एस पे थे, टिन था एसएन, ये था एसई, स्टोनसियस था एसआर। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। और यहां पर एसबी किसका था? एसबी एंटीमनी का था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से योगी कौन सा है? तो ये तो जल हो जाएगा, क्योंकि योगी की परिभाषा क्या है? और ये परिभाषा आपके 26 तारीख को पेपर था। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने साइंस नहीं पढ़ाई, लेकिन आर्मी का जो बाड़मेर के अंदर पूरे बाड़मेर जिले का एक पेपर लिया था मैंने, और योगी का उसके अंदर सवाल डाला था। योगी की परिभाषा मैंने परिभाषा दी थी, मैंने कहा इसे क्या कहते हैं योगी, उसका ऑप्शन था। और उसके अंदर भी यही बताया था कि जब दो शुद्ध तत्व मिलकर जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक। दो शुद्ध तत्व। देखिए यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व मिलकर बना रहे हैं, तो यहां उत्तर सही क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। यौगिक का एग्जाम्पल कौन सा है? उदाहरण कौन सा है? जल। बाकी वाले यौगिक नहीं कह सकते। ओजोन, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर बनते हैं। हीरा, कार्बन का अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गणित को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? विश्व स्तर पर तो एक ही बना सकती है। भाषा की एक रूपता, हर जगह एक रूपता होगी, तभी वो वैश्विक स्तर पर विषय बनी है। और यही इसकी विशेषता है जो इसको वैश्विक स्तर पर बनाती है। तो वैश्विक विषय जो बनाती है वो भाषा की एक रूपता होगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? अब देखिए गणित शिक्षण के माध्यम से, अब गणित वो बार बार गणित शिक्षण जो गणित पढ़ाते हैं, गणित शिक्षण, उसके माध्यम से बच्चों के अंदर भावना क्या हो सकती है? तर्क शक्ति हो सकती है, बिल्कुल सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास। देखिए गणित के आप 5, 7, 10 सवाल सही कर लो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर विचार शक्ति, बिल्कुल। आप जब गणित के सवाल देखिए, मैं तो फिर से कह रहा हूं, मैं अपने गणित वाले जो मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स है उनका मैं क्या कहते हैं, उनकी तारीफ तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उन सभी विद्यार्थियों की सोचने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो बाकी वालों से बेहतर होती है। तो इतना जरूर कह सकते हो कि जो गणित शिक्षण है उसके माध्यम से बालकों की तर्क शक्ति बढ़ सकती है, बिल्कुल सोचने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विचार शक्ति, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। और इनमें से सभी, तो यहां पर बाकी तीनों बढ़ रहे हैं, तो क्या लगाओगे? डी ऑप्शन लगाओगे, बाकी सभी। अच्छा, अगला सवाल है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति है? और खोज करने की प्रवृत्ति केवल विश्लेषण में होती है। किसमें होती है? विश्लेषण में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, गणित के पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए सामुदायिक उद्देश्य ये पूछ रहा है। सामुदायिक उद्देश्य जो इसका होता है
कम्युनिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफाइनिंग मैथमेटिकल टर्म्स इज। तो देखिए इसका जो सामुदायिक उद्देश्य है वह है व्यवहारिक, जो व्यवहारिक होता है वो इसका सामुदायिक उद्देश्य होता है गणितीय पदों को परिभाषित करने का। तो यहां पर सी विकल्प जिन्होंने लगाया उनके बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, बालकों में गणितीय त्रुटि का पता लगाने के लिए आवश्यक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैराथन क्लास संपूर्ण पाठ्यक्रम अभी भी क्लास डाली हुई है और वहां स्पष्ट लिखा हुआ है बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। और उसके अंदर मैंने वहां पर लिखा था निदानात्मक परीक्षण और यहां पर दे रखा है नैदानिक परीक्षण। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बिना ऑप्शन चेंज वहां जाकर देख लीजिए, आप प्रूव कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। और न्यूमेरिकल तो अपना है ही, आपको अच्छे से पता है। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। देखिए कितना आसान प्रश्न आपको पूछा गया। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर अंतर कर लीजिए, 7 और 13 का अंतर 6 है। सी ऑप्शन गलत, वो कह रहा है कि अंश और हर का अंतर 8 है, 7 और 13 का अंतर 6। दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट। अब इन दो ऑप्शन में देखिए अंतर 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। फिर वो क्या कह रहा है, अंश में 17 जोड़ो, इसमें 17 जोड़ो, 13 और 17 30, और हर में 1 घटाओ, इसमें घटाओ, 30/20, 3/2। वो कह रहा है 3/2 आनी चाहिए। आ रही है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस मौखिक आराम से कर सकते हो। फिर वो यहां पर कह रहा है बी ऑप्शन चेक करना चाहते हो चेक कर लीजिए। 17 जोड़ो अंश में, 17 और 21 कितने हो गए? 17 और 21 हो जाएंगे 38, और बट्टे में 13, 13 में से ये घटाओ 12, 38/12, तो 19/6 आ जाएगी, 3/2 नहीं आएगी। बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनके बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए कितना आसान पेपर आया था आपके लिए। छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो संख्या 7, 14 और 21 में प्रत्येक से विभाजित हो। तो देखिए प्रत्येक से विभाजित होने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए, लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए, लसब। तो देखिए 7, 14 और 21 लसब निकालने के लिए 7 का भाग सभी में जा रहा है, दे दो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो लसब आ जाएगी 7 गुणा 2 गुणा 3। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 2 गुणा 3 लसब। अब आपको अगर लघुत्तम पूछे, लघुत्तम वह कौन सी संख्या होगी जिसके अंदर इन तीनों का भाग पूरी बार जाए, ये तीनों से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो हो जाएगी 7 दूनी 14 या 42। कौन सी हो जाएगी? 42। लेकिन आपको क्या पूछा? वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या। अब इसको छोटी से छोटी संख्या तो ये है, इसको वर्ग बनाना है तो 1 7 है, वर्ग बनाने के लिए 1 7 का और गुणा करना पड़ेगा। 1 2 है, 1 2 का और गुणा करना पड़ेगा। 1 3 है, 1 3 और गुणा करना पड़ेगा। अब ये वर्ग बन जाएगी, कौन सी? छोटी से छोटी वर्ग बन जाएगी जिसके अंदर 7, 14 और 21 का भाग पूरी बार जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुल मिलाकर ये क्या हो गए? 42 गुणा 42 तो हुआ, और 42 का वर्ग आपको अच्छे से पता है। 42 गुणा 42 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 8 और 8 16, आंसर लगी ये 16 और 1 17, 1764। 1764 कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितने आसान प्रश्न पूछे गए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपको यहां से पूछा गया, ध्यान से देखिए। 1 के बट्टे में मैं लिख देता हूं, 1 के बट्टे में 1 बट्टा ये 8 है, 8 का घनमूल कितना? 2, सबको पता है 8 का घनमूल 2, और बट्टे में है 0.0000216, तो ये हो जाएगा 0.06। क्या हो जाएगा इसका घनमूल? 0.06, और ये प्लस है, प्लस देख लीजिए, और इसका हो जाएगा 0.0000343, 343 7 का, तो ये हो जाएगा 0.07, और 2 का भाग इसमें कितना जा रहा है? 0.03, और ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि बट्टे में है भिन्न, तो ये आ जाएगा 0.03 प्लस 0.07, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपके आ जाएगा 7 और 3 10, आंसर लगी 1 यहां आ जाएगा, और ये आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.1। 0.1 किसमें आ रहा है? 0.1, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान। 343 7, 343 का जो घनमूल होता है वो 7 होता है, और 216 का
6 होता है। देखिए कितने आसान प्रश्न पूछ रहा है वो। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ये रहा, शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपए का ऋण लेता है। 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। देखिए सरल ब्याज से यहां उत्तर अगर सोल्व करते हो, सिंपल इंटरेस्ट, तो देखिए जब आपको न सरल ब्याज दे रखा न चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा, ऐसी स्थिति के अंदर आप हमेशा सरल ब्याज से ही सोल्व करते हो। तो सरल ब्याज से जब सोल्व करोगे तो ऑप्शन के अंदर आंसर नहीं मिल रहा। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपने चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर इसको सोल्व कर दिया, और चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर सोल्व करोगे तो हो जाएगा 25,000 गुणा 1 वर्ष और 6 माह, 1 वर्ष और 6 माह मतलब आधा वर्ष, तो ये 1.5 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज के जब सवाल करवाए थे तब आपको अच्छे से बताया था कि इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। मैराथन क्लास के अंदर भी इसके मैराथन के अंदर तो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल नहीं लिया था, क्लास के अंदर मैंने जरूर चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल करवाया था, और उसके अंदर यहां पर आपको बताया था 25,000 गुणा 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए आप दर क्या लोगे? 12%। मूलधन इंटू 1 प्लस दर कितनी? 12% बटा 100, और घात में कितना? समय 1 वर्ष। और उसके बाद मैंने कहा था अगर आधे वर्ष के लिए हो या भिन्न के अंदर हो तब आपको क्या करना है? 1 प्लस दर के साथ यहां जो भी है वो गुणा कर देना, ये गुणा कर दिया, और बट्टे में 100। जब भी पूर्ण संख्या के रूप में जितनी भी हो, पूर्णांक हो, उसको तो यहां ले लेंगे, और उसके बाद जो भी भिन्न में बचेगा उसको सीधा दर में गुणा कर दो। तो यहां पर आपके बचेगा 25,000 गुणा 112/100, और गुणा हो जाएगा 100 एकम 100, और ये 2 का भाग 6 बार गया, 106/100। ध्यान से देखिए, अब मैंने ये तरीका क्यों बताया? मैं किसी की तरह डायरेक्ट भी लिख सकता था क्या? 112/100 गुणा 106/100, नहीं। यहां पर ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई जगह 1/3 भी आएगा, 2/3 भी आएगा, 5/4 भी आएगा, 4/5 भी आएगा। 5/4 हो गए तो एक अलग कर दीजिए, क्योंकि ये 1 से छोटी जब भिन्न आएगी तो उसको यहां दर के साथ सीधा गुणा करना है। अब 2/3 हो सकती है, 3/4 हो सकती है, 5/6 हो सकती है, कुछ भी आ जाए, तो प्रत्येक भिन्न को आप यहां पर सोल्व कर सकते हो। और यहां से जब आप देखोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहां कट गए, 1 जीरो से फिर 1 जीरो कट गए, 5 का भाग इसमें गया 5 बार, 5 का भाग इसमें गया 2 बार, और 2 का गुणा इसमें कर दिया। 2 का गुणा कितनी बार हो जाएगा? ये हो जाएगा 56 बार, और 5 गुणा 56 गुणा 106 करोगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 5 गुणा 56, 6 पंजे 30, आसे लगी 3, 25 और 3 28, 280 गुणा 106, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 29। ये आपका आ जाएगा 29,680 रुपए। और 29,680 कौन से विकल्प के अंदर है? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर प्रश्न पूछा गया था, सरल ब्याज से ही पूछना था उसको, तो यहां पर उसने आपसे पूछ लिया चक्रवृद्धि ब्याज से। देखिए उसने प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब आप सरल ब्याज से ही इसको काउंट करते, सरल ब्याज से काउंट किया, लेकिन ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा। तब आपने चक्रवृद्धि ब्याज लगाया, और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है 29,680। 29,680 कौन से विकल्प के अंदर है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अगला सवाल है, 2 छत पंखे 2500 रुपए, 2,500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे, उसमें से एक पंखे पर 15% लाभ और दूसरे पर 8% हानि। इसका मतलब आप ये कह सकते हो 100 में खरीदा और 15% लाभ यानी 115 में बेचा, फिर वो दूसरा पंखा 8% हानि, मतलब 100 में खरीदा और 92 में बेचा। इसका मतलब 200 में खरीदे थे और बेचे कितने में? 7, 9, 10, 207 में बेचा। इसका मतलब 7 रुपए का क्या हो गया? लाभ। देखिए सिंपल सा तरीका, 100 रुपए में खरीदा 115 में बेचा, दूसरे वाला 100 में खरीदा कितने में बेचा? 92 में बेचा। ऐसा 100 क्यों माना? क्योंकि वो कह रहा है प्रत्येक को 25,000 रुपए में खरीदा,
प्रत्येक को कितने में 2500 रुपए में खरीदा। इसका मतलब दोनों का क्रय मूल्य समान है। अब क्रय मूल्य समान, आप 100 रख के कर लो ना, आराम से हो जाएगा। तो 100 रुपए में खरीदा, 115 में बेचा, दूसरा 100 में खरीदा, 92 में बेचा। ये दोनों जोड़ दो, 200 में दोनों खरीदे थे, बेचे कितने में 207 में। 7 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। किस में से हो गया, 200 रुपए में से। क्रय मूल्य में से हमेशा लाभ परसेंट निकालते, आपको अच्छे से बताया। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 का भाग 7 में दोगे, 3.5% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। 3.5% प्रॉफिट किसके अंदर है, सी विकल्प के अंदर है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े आयताकार खेत के अंदर एक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा टांका खोदा जाता है। फिर आपको कहा इसको खोद कर निकाली गई मिट्टी, यानी उस टांके में से जो मिट्टी निकालेगी उस मिट्टी को पूरे खेत के अंदर बिछा देंगे और बिछाने पर एक समान रूप से बिछाएंगे पूरे खेत में। फिर वो कह रहा है कि खेत की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए आप सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकालिए, आयतन निकालिए। किसका, मिट्टी का। मिट्टी का मतलब उस टांके का। और टांका कैसा था, टांका था घनाभाकार। उस घनाभाकार जो टांका था उसके अंदर मिट्टी कितनी निकली, उसका वॉल्यूम होगा। आयतन, आयतन क्या होता है, घनाभाकार, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 30 मीटर गुणा 20 मीटर गुणा कितना था, 12 मीटर। तो ये पूरी मिट्टी हो जाएगी। अच्छा, इस मिट्टी को उस खेत के अंदर बिछाना, तो खेत के अंदर एक तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो होगी, फिर वो कह रहा है हाइट कितनी लेगा, वो कितनी ऊंचाई तक वो जमेगी मिट्टी। इसका मतलब ये भी एक घनाभाकार हो गई आकृति। कैसे होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसके अंदर भाग दे दोगे 388 गुणा 388 नहीं 588, ये आपका हो जाएगा 30 और यहां हो जाएगा 588 गुणा चौड़ाई कितनी है 50। अच्छा, x मान लो x, ये x का भाग दे दो, ये आपस में बराबर होगी। या x की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो बराबर आ जाएगा x, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो यहां से जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। ये 0 से 0 कटा, 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार। 12 का भाग दे दो सीधा, 12 का भाग इसमें जाएगा, 12 चौक 48, पीछे कितने बचे 10, 12 9 108, 49 बार। तो ये आपके आ जाएगा 12 बटे x की वैल्यू आ जाएगी 12 बटे 49, 12 बटे 49। देखिए 12 बटे 49, तो 12 का भाग, अब देखिए पूर्ण रूप से भाग नहीं जा रहा, 12 का भाग 48 यहां होता तो पूरी बार चला जाता। ये मीटर में आएगा, किसमें, मीटर में। इसको 100 से गुणा कर दो, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखिए आपके यहां पर जो एक्यूरेट आंसर है वो नहीं आ रहा है, यहां पॉइंटों में आएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए 12 का भाग 12 में एक बार, 49 में कितनी बार, लगभग 4 बार जा रहा है। लगभग कह रहा हूं मैं। देखिए यहां पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा आपके, यहां 49 है तो 12 का भाग लगभग 4 बार जाएगा, 4 दशमलव समथिंग जाएगा। क्योंकि 48 में भाग पूरी बार जाता है, 12 चौक 48 होते, और 4 का भाग 100 में कितनी बार, 25 बार। तो ये 25 एग्जैक्ट नहीं हुआ, 25 से थोड़ा सा कम होगा। लेकिन आप सेंटीमीटर में अब निकाल चुके हो तो लगभग 25 सेंटीमीटर। क्या बताओगे, लगभग, ये लगभग 25 सेंटीमीटर है। अब ऑप्शन चेक करिए, 25 मीटर तो सीधा गलत होगा, 2.5 मीटर भी सीधा गलत होगा, 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर भी नहीं होगा। तो यहां पर आप क्या लगाओगे, 25 सेंटीमीटर। मैं फिर कह रहा हूं एग्जैक्ट 25 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन आपका सही उत्तर 25 सेंटीमीटर माना जाएगा, क्योंकि ये लगभग 25 सेंटीमीटर के बराबर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको कह रहा है एक घनाभ की विमा है, एक घनाभ की विमा है 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर। तो ये घनाभ का आयतन आ जाएगा, उसके घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते। तो एक घन का वॉल्यूम का भाग दे दो, तो ये 6 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर, और एक घनाभ का भाग दे दो, घनाभ के अंदर एक छोटा सा जो रखेंगे घन 6 सेंटीमीटर भुजा का, तो n क्यूब, भुजा क्यूब होता है, इसका आयतन 6 गुणा 6 गुणा 6 का भाग दे दो। तो ये आपके कुल क्या आ जाएगी, घनों की संख्या। कुल घन कितने रख सकते हैं,
घनों की संख्या आ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों 6 का भाग गया 10 बार, 6 का भाग इसमें गया 9 बार और इसमें गया 5 बार। 5 गुणा 9 45 गुणा 10 कितने हो गए 450। 450 घन इसमें रख सकते हैं और यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। कितने आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपको पूछा गया नीचे दी गई बारंबारता सारणी में 60 किलोग्राम से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या कितनी। 4, ये 45 से कम वाले 4 है, 45 से 50 के बीच वाले 5 है, तो 4 और 5 9, 50 से 55 वाले ये भी तो 60 से कम है, तो ये कितने हो जाएंगे 10, और 55 से 60 के बीच वाले कितने 7, तो ये टोटल कितने हो गए 26 हो गई। 4 ये भी तो 60 से कम है, 60 से कम वाले बताने, ये भी 60 से कम है, ये भी 60 से कम है और ये भी 60 से कम है। 60 और 65 के मध्य वाले वो आगे हो जाएंगे। इसका मतलब 4 और 5 9 और 10 19 और 7 कितने 26। यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 26। कितने आसान प्रश्न। संचयी बारंबारता जो सारणी बनाते थे ना, बस वही है। अगला सवाल पूछ लिया, संचयी बारंबारता का सीधा सवाल उसने पूछ लिया, गिन के जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर आपको अगले प्रश्न के अंदर पूछा गया, निम्न पाई चार्ट एक कमरे के निर्माण में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। फिर आपको कहा यदि कमरे के निर्माण का कुल व्यय है, कुल व्यय कितना 2 लाख रुपए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितने 2 लाख रुपए। तो ध्यान से देखिए आपको कहा मजदूरी पर कितने रुपए खर्च किए। मजदूरी पर यहां से देखोगे तो ये कुल कितने डिग्री होता है, कुल होता है 360 डिग्री, और यहां पर आपके ये कितने डिग्री बचा, आप इनको जोड़ दीजिए। यहां से स्पष्ट डिग्री नहीं दे रखी है, आप इस प्रश्न के अंदर देखिए यहां पर 108 और 72 कितने हो गए 180 डिग्री, तो ये हो गए 54 और 36, ये हो गए आपके 90 डिग्री, तो ये हो गए 270 और टोटल होता है 360, तो यहां पर ये 90 डिग्री बचा। कितना बचा 90 डिग्री, क्योंकि एक ही बिंदु के ऊपर कुल कितना 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां से आपको आप ये कह सकते हो 360 डिग्री में से अगर 90 डिग्री है तो 2 लाख रुपए में से कितना होगा, 2 लाख रुपए में से कितना होगा, तो 0 से 0 9 का भाग कितनी बार 4 बार, तो 2 लाख का 4 का भाग 2 लाख में दे दीजिए 50,000 आपका आ जाएगा। चौथा भाग 2 लाख का चौथा भाग क्या होगा 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे, यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता तथा एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता है 1/6, तो हरी गेंद की संख्या कितनी है। अब देखिए ये प्रश्न करने के लिए आपको विकल्प दे दिए है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है विकल्प से करिए। विकल्प से कैसे, देखिए अगर मैं 5 मानता हूं तो 15 और 5 कितने हो गई, कुल कितनी हो गई 20 हो जाएगी 20। अब हरी गेंद निकालने के 5 तरीके होंगे, क्योंकि 5 है तो 5 तरीके, और टोटल कितने तरीके हो जाएंगे। देखिए प्रायिकता निकालने का सूत्र है क्या, सही तरीके बटा कुल तरीके, सही गणना बटे कुल गणना। तो सही तरीके कितने, सही तरीके हो जाएंगे कि हरी गेंद निकालनी है तो 5 गेंदे है तो 5 तरीके, और कुल तरीके 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20, तो ये आपके 1/4 आ जाएगा। ए ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन अगर 4 जोड़े तो ये हो जाएंगे 4/19, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन 3 जोड़ते हैं तो ये 15 और 3 कितने हो गए 18, तो 3 तरीके सही तरीके और बट्टे 15 और 3 कुल 18 तरीके हो जाएंगे, तो 1/6 ये प्रायिकता सही आ रही है, तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा आपका डी ऑप्शन चेक करें, कर लेते हैं। ये 15 और 2 कितने हो गए 17, तो 2/17, 2/17 नहीं, प्रायिकता कितनी आ रही है हरी गेंद की, तो ये 1/6। हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो हरी गेंद निकालने के तरीके कितने, हरी गेंद निकालने की 3 तरीके हो जाएंगे। 3 गेंदे है तो या पहली या दूसरी या तीसरी, 3 तरीके। अच्छा बट्टा कुल तरीके, या पहली गेंद या दूसरी गेंद, कुल 18 गेंदे तो 18 तरीके उसको निकालने के, तो बट्टे में 18 आ जाएगा, तो 1/6 किसमें है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3 गेंदे हो जाएगी। अगला सवाल पूछते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 30 की घात -5। अब देखिए 30 क्या होता है, 30 होता है 6 गुणा 5, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5, तो सबकी घात -5, इसकी घात भी -5, इसकी घात भी -5, और उसके बाद आपको दे रखा है
5 की घात 12 कितनी, 5 की घात 12, एक बार लिख लीजिए 5 की घात 12। देखिए मैं अभाज्य संख्याओं के अंदर लिख रहा हूं, जैसे ही प्रश्न आया मेरे सामने 625, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो मैं 5 की घात 4 लिख सकता हूं, 625 को 5 की घात 4, और नीचे है 6 की घात -5, 6 की घात 6 क्या होता है 2 गुणा 3, इसकी घात भी -5 और इसकी घात भी -5। देखिए प्रश्न 16 ही हो गया है, इतना लिखते ही 2 की घात -5 से 2 की घात -5 कट गया, 3 की घात -5 से 3 की घात -5 कट गया, और यहां से देखोगे जब आधार समान और भाग के रूप में लिखी हुई तो घातें आपस में घट जाती है, ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ऊपर 5 की घात 12 -5 और ये 4 नीचे प्लस की, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो 5 की घात कितनी बची, 12 में से 5 4 9 गए, पीछे कितने बचे 5 क्यूब, 5 का क्यूब कितना 125, और यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल भी बहुत आसान है, 6 की घात 2x + 1, 6 की घात कितनी है 2x + 1, यहां पर भाग दे रखा है, और उसके बाद 6 216 क्या है 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, और बराबर में दे रखा है 36 यानी 6 का स्क्वायर, तो यहां से देखिए ये 6 की घात कितनी हो जाएगी, भाग के रूप में लिखा हुआ है 2x + 1, घातें अगर आधार समान है भाग में हो घातें आपस में घट जाती है, और बराबर 6 की घात 2, इसका मतलब अगर दो पद आपस में बराबर हो आधार समान है तो घातें भी आपस में क्या होगी समान होगी, इसको आपस में बराबर लिख दो, तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस का 1 माइनस के 3 कितने हो जाएंगे -2 और बराबर 2, तो ये -2 सामने जाके प्लस के हो जाएंगे, 2x बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल ये रहा, अब देखिए इसमें से ये घटाना है, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, तो घटाने के लिए आपको ये पता होगा कि इस पद में से ये माइनस का चिन्ह लगा दो, और माइनस का गुणा प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा, इस माइनस का प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा, तो यहां से देखोगे तो माइनस का 5x² और माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, और प्लस के 2x², इसका मतलब माइनस के 3x² बचेंगे, और माइनस के 3x², माइनस के 5, हाँ इस पद में से ये पद घटाना है, ध्यान से देखिए इस पद में से ये पद घटाना है, तो ये माइनस के 2x² है माइनस के 5x², माइनस का गुणा इस पूरे पद के साथ होगा, ये माइनस माइनस प्लस के 5x² हो जाएंगे, जब माइनस के 2x² और प्लस के 5x² है, पीछे कितने बचे प्लस के 3x², और प्लस के 3x² इन दोनों में है नहीं, इसका मतलब ये दो विकल्प तो सीधे सीधे गलत हो गए, अब इसमें भी है और इसमें भी है, फिर अगले पद पे जाइए, ये 2y² प्लस के, और यहां है प्लस के 7y², माइनस का यहां गुणा हुआ तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 7y², और यहां पर आपके बचेंगे माइनस के 5y², और यहां पर माइनस के 7y², ये भी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन बचेगा माइनस के 5y², और उसके बाद अगला भी कर सकते हो, ये xy वाला, ये 3xy है, यहां माइनस का गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस के 4xy, 3 और 4 कितने 7xy हो जाएंगे, ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए केवल जोड़ बाकी करनी है और कुछ भी करना, एक पद में से दूसरा पद घटाना है, बाकी आनी चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। बाकी के लिए इतना ही ध्यान रखना, माइनस का अंदर गुणा करते ही सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में और प्लस वाले माइनस में। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल आपको पूछा गया 9a² माइनस 9ab माइनस 40b²। देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के अंदर आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, क्या इन दोनों का गुणा करो, यानी माइनस 9ab के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको जोड़े तो वापस माइनस के 9ab आए, और उनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणे के बराबर आए, इन दोनों का गुणा कितना 9 गुणा 40, 9 चौक 36, 360 a² b² आना चाहिए, और इसके दो टुकड़े हो जाएंगे 9a², 24 गुणा 15 करोगे 360 आ रहा है,
तो ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस के 9 बचने चाहिए, तो माइनस के 24 ए बी रखो और प्लस के कितने रखो 15 ए बी रखो और माइनस के 40 बी स्क्वायर रखो। यहां से आप जब देखोगे तो 3 का भाग जा रहा है, 3a कॉमन ले लो, पीछे क्या बचा 3a माइनस इसमें से 3 बार आ गया, पीछे क्या बचा 8b और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 5b और 5b कॉमन ले लो, पीछे क्या बचा 3a माइनस 5 का भाग दो, इसमें कितने बचे 8 और b स्क्वायर था, b बार आ गया, पीछे बचा 1b। इन दोनों पदों में देख रहे हो 3a माइनस 8b कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा 3a प्लस 5b और ये आपके कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 3a माइनस 8b, 3a माइनस 8b, 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b, 3a माइनस 8b, 3a प्लस 5b, 3a माइनस 8b, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 भाग x प्लस 2। देखिए ये प्रश्न भी बहुत आसान है और देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके दो टुकड़े हो रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस के 5x, इन दोनों का गुणा करो 10x इसके बराबर आया 10x स्क्वायर के और जोड़ो वापिस 7x आ गए। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ रहा है x प्लस 2 और यहां पर 5 कॉमन ले लिए, पीछे क्या बचा x प्लस 2। यहां से देखोगे x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है और पीछे क्या बचा x प्लस 5, ये इसके गुणनखंड हो गए और इसके अंदर भाग किसका देना है, वो कह रहा है कि इसके अंदर भाग दो x प्लस 2 का, दे दो x प्लस 2 का, मैं इसमें भाग दूंगा तो x प्लस 2 से x प्लस 2 सीधा कट रहा है। यहां पर बचा क्या x प्लस 5, क्या बचा x प्लस 5 और x प्लस 5 कौन से ऑप्शन के अंदर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा भाग दे दो x प्लस 2 का, इसके अंदर डायरेक्ट भी आप भाग देकर कर सकते हो, दोनों विधियां आपके पास। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है, प्रेशर का, दाब का। ये सभी के सही हुआ होगा, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था सीधा सीधा। ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचनी है, विकिरण के द्वारा पहुंचती है, किरणें पहुंचती है यहां पर, और पराबैंगनी किरणें वो भी आपको अच्छे से पता होगा, ओजोन को चीरती हुई आती है विकिरण के रूप में। किस रूप में, विकिरण के रूप में। अगला सवाल क्या है, अच्छा, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु, देखिए दो दर्पणों के मध्य, दो समतल दर्पण होते हैं, उनके झुकाव के मध्य जब भी आपको पूछे प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो आपके पास फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है 360 बटा थीटा माइनस 1। तो इसके अंदर रखिए 60 डिग्री कोण पर दोनों समतल दर्पण झुके हुए हैं, 60 का भाग दे दो, 360 में 60 का भाग दे दिया 6 और 6 माइनस 1 उत्तर क्या आ जाएगा 5 और यहां पर 5 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। ध्वनि की तीव्रता से खालिस्तान, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका जो ध्वनि का एम्पलीट्यूड होता है, आयाम के अनुसार ध्वनि की जो तीव्रता है वो अपन डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं। फिर चलते हैं, यहां आयाम सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसी के बराबर आकृति बनेगी और उसी के बराबर वस्तु के बराबर दो ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो सी और ए तो सीधे सीधे गलत हो गए। ये सभी को पता है कि अवतल दर्पण के अंदर केवल एक जगह ऐसी होती है जहां आभासी बनती है, बाकी तो क्या बनेगी, वास्तविक बनेगी। तो आभासी भी नहीं होगी, वस्तु के बराबर होगी और वास्तविक होगी और क्या बनेगी, उल्टी आकृति बनेगी और ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान, वक्रता के अंदर हमेशा बराबर बनेगी, अवतल दर्पण के अंदर केवल एक कंडीशन पे ही वो क्या बनेगी, आभासी बनेगी, बाकी पांचों कंडीशन पे वो वास्तविक बनेगी। आपने चित्र भी अच्छे से देखा होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको वायरस जनित यानी विषाणु और रेबडो वायरस आपको अच्छे से नाम भी याद होगा, बहुत आसान प्रश्न है, रेबीज। फिर अगले प्रश्न है, यीस्ट किसका उदाहरण है, कवक का, खमीर, यीस्ट, कवक का। देखिए कितने कितने आसान प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है। अब देखिए यहां पर अगर किसी को ये आवास, शीत आवास के कौन से ऐसे पादप याद किए थे,
तो उस विद्यार्थी ने सही किया होगा। और बाकी ऑप्शन से कर सकते हो, नागफनी 22 और नागफनी और बांस और हाइड्रिला, ये तो है नहीं, यहां क्या हो जाएगा सोल्डेनेला। और किसी ने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है तभी इसी को सही किया होगा, और यहां पर आपका सही उत्तर सोल्डेनेला हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 149, अगर किसी विद्यार्थी को नहीं भी याद था ना कुछ, तो यहां से ऑप्शन देखकर तो वो कर ही सकता था, इतना सिंपल दिया गया। 6 रोग कौन सा, टीबी रोग, और टीबी को ही तो कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये हो जाएगा पहले का कौन सा हो जाएगा, डी। यहां से आपने देखा एक डी ऑप्शन कट गया, पहले ए बी सी तीनों ऑप्शन के अंदर डी दे रखा है, कोई बात नहीं, आगे चेक करिए। टाइफाइड का सीधा दे रखा है साल्मोनेला टाइफी, तो दूसरे का हो जाएगा ए। यहां से आपने देखा तो बी के अंदर ए नहीं दिया हुआ, ए और सी, अब 2 बचे, ए और सी। फिर आपने कुकुर खांसी का देखा तो बॉर्डेटेला पर्टुसिस हो जाएगा, और जो छोटी माता है उसका एक बचा। तो यहां से आपने केवल अगर आपको 3 भी याद है तो भी ये हो जाएगा, कुकुर खांसी का, बॉर्डेटेला पर्टुसिस, तो ये कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और छोटी माता का ये हो जाएगा बेरिसेला जोस्टर। अब देखिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत ही आसान प्रश्न, जिसने बायोलॉजी पढ़ी है ना उनके लिए सबसे आसान, इस ग्लैंड्स जो यूनिट है इसके अंदर सबसे सिंपल सवाल ये है कि सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि अंतःस्रावी, केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों का पूछा होता तब थाइमस हो जाता, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको केवल ग्लैंड्स का पूछा है, मानव शरीर का पूछा है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, यकृत, लिवर हो जाएगी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूरे हो गए 50। देखिए कितने आसान प्रश्न थे ये, यहां से आप मिलान कर दीजिए। अब कट ऑफ की बात करते हैं। जिन विद्यार्थियों के 115 से 125 के मध्य आ रहे हैं उनके बहुत अच्छे नंबर है। देखिए पेपर बहुत आसान था, लेकिन कई ऐसे प्रश्न थे जो कई विद्यार्थी यही कह रहे कि आते हुए गलत हो गए। ये केवल आपके साथ नहीं हुआ, ये हर एक विद्यार्थी के साथ हुआ, क्योंकि एग्जाम देके जिस समय निकले थे उस समय हर एक विद्यार्थी यही कह रहा था 140 145, लेकिन नहीं, ये एक एग्जाम है। एग्जाम के अंदर माइंडसेट उस हिसाब से होता है। बाहर बैठ के हर कोई बता सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर आपकी जो ऊपर माइंड के ऊपर प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग कई ऐसे प्रश्न होते हुए आते हुए भी गलत होते। बहुत सिंपल सवाल आज आपके सामने आंसर मैंने बताया, इसमें से ऐसे कई सवाल थे जो आपको पहले से आ रहे थे, लेकिन वो एग्जाम हॉल के अंदर प्रेशर की वजह से, जल्दबाजी के चक्कर में, प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से कई प्रश्न गलत हो गए। तो ऐसा प्रत्येक विद्यार्थी के साथ होता है। तो आप चिंता मत करिए, 115 से जो प्लस आ रहे हैं वो आराम से अपने को सेफ मान सकते हैं। देखिए मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, मैं कट ऑफ नहीं फिक्स कर रहा, मैं केवल अनुमान लगाकर बता सकता हूं, और 115 से 125 तक जा सकते हैं, 125 से ऊपर नहीं जाएगी, इतना मैं श्योर कह सकता हूं। और आप सभी का सिलेक्शन हो, बधाई, अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।